हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे को बहुत सारी क्वेरीज आ रही है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। सेंसेक्स 52,000 के आसपास चल रहा है, निफ्टी 16,000 के आसपास चल रहा है। तो क्या ये मार्केट से हमको एग्ज़िट कर लेना चाहिए? हमारे को विंडफॉल रिटर्न्स आए हुए हैं, तो क्या हमको प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए? क्या ये मार्केट अभी खतरे से भरा हुआ है? कुछ इन्वेस्टर्स बुलिश होते जा रहे हैं, तो क्या ये प्राइसेस एंटर करने के लिए सही है? एंटर करने की स्ट्रेटेजी क्या है? ये सारी क्वेरीज मेरे को आ रही है, तो इसलिए मैंने ये एक नया सीरीज़ चालू किया है। क्योंकि दोस्तों, प्राइसेस से हमारे को कुछ भी नहीं पता चलता है। प्राइसेस के अंदर क्या हो रहा है, प्राइसेस के नीचे वाले लेयर पे क्या हो रहा है, हम तो टॉप लेयर देख रहे हैं, बॉटम लेयर पे क्या हो रहा है, इससे हमको पता चल सकता है, इससे हमको इंसाइट मिल सकता है कि हमारे को क्या करना चाहिए। तो प्राइसेस आर जस्ट द रिफ्लेक्शन, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज वैल्यूएशन। तो दोस्तों, मैंने एक स्पेशल सीरीज़ चालू की है इंडियन मार्केट वैल्यूएशन की। तो आज मैं आपसे सिर्फ वैल्यूएशन की बात करूंगा। मैं आपसे रिफ्लेक्शंस की या जो सुपरफिशियली जो छाया दिखती है, जो छाव दिखती है, उसकी बात नहीं करूंगा। मैं ऑब्जेक्ट की बात करूंगा, रियल ऑब्जेक्ट की। तो आते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ द वैल्यूएशन मैट्रिक्स, विच पैरामीटर डिसाइड कि मार्केट में एंटर करने के लिए हमारे को ये सही समय है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज 4 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे हम लोग समझते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए एक ट्रीट रहेगा और एक आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सक्सेस के लिए एक इंसाइट देगा। इसको ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। दोस्तों, अभी सीधा चलते हैं मेरे वैल्यूएशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पे और सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं। वैल्यूएशन रहता क्या है? फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ 4 मैट्रिक्स है, मेजरमेंट सिस्टम्स है, जिससे हम लोग मेजर कर सकते हैं। और ये टेबुलर फॉर्म में जो मैंने दिया हुआ है कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसा है। दोस्तों, इसमें इसकी ज़रूरत क्या है, ये मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। ये उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा सा मार्केट में नए हैं या जो नए इन्वेस्टर्स हैं। दोस्तों, यदि मैं आपको या किसी नए पर्सन को पूछूं कि सोना ज़्यादा महंगा रहता है या चांदी, सोने का भाव 50,000 रुपया है और चांदी का भाव 70,000 रुपया है, तो अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट अगर बात करूं तो 70,000 की जो चांदी है ये 50,000 के सोने से महंगी हो जाती है। पर यदि इसी को अगर हम लोग एक ही मैट्रिक्स में लेके आ जाते हैं, एक ही यूनिट में लेके आ जाते हैं, तो फिर हम इसको प्रॉपरली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे 50,000 सोने का जो रेट है, ये 10 ग्राम सोने का रेट है। तो इसी को अगर 1 केजी सोने का रेट करें तो ये रेट 50 लाख हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि हम लोग चांदी, 1 किलो चांदी को कंपेयर करें तो 1 किलो चांदी जो है ये 70,000 की है। तो फिर ये समझ में आ जाता है कि सोना जो है वो चांदी से काफ़ी महंगा है। ठीक इसी प्रकार मार्केट में अलग अलग स्टॉक की प्राइसेस देख के हमको ये समझ में नहीं आएगा कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या कौन सा महंगा है। केवल 2,000 का रिलायंस और 6,000 का बजाज फाइनेंस, ये 2 प्राइसेस देख के ये नहीं बोला जा सकता कि कौन सा स्टॉक सस्ता है या कौन सा स्टॉक महंगा है। क्योंकि स्टॉक का वैल्यूएशन जो है या डिसीजन जो है, बाइंग डिसीजन, ये प्राइसेस पे नहीं होता है, ये होता है स्टॉक के P/E रेशो पे। ये सिंपल डेफिनेशन है P/E की। इसी को यदि हम मार्केट के या फाइनेंस के टर्म्स के डेफिनेशन में यदि समझे तो P/E का मतलब होता है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। तो दोस्तों, प्राइस तो हमको सब पता है कि जो मनी कंट्रोल पे या ईटी मनी पे हमको दिख जाएगा। अर्निंग्स ये रहता है कि जो ग्राउंड लेवल पे जो बिज़नेस का जो ग्रोथ है, वो ग्रोथ को अर्निंग्स बोलते हैं। और फाइनेंस में यही बोला जाता है इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में कि प्राइसेस आर द स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स।
अर्निंग्स जब बढ़ते हैं तभी प्राइसेस बढ़ते हैं। बहुत बार अर्निंग्स बढ़ेंगे इस एंटिसिपेशन में प्राइसेस बढ़ते हैं, और अर्निंग्स नहीं बढ़ेंगे या अर्निंग नीचे आएंगे इस एंटिसिपेशन में प्राइसेस पहले से नीचे आ जाती है। प्राइसेस आम तौर पे अर्निंग्स को फॉलो करती है। अगर एंटिसिपेशन है तो प्राइसेस अर्निंग्स के पहले मूवमेंट चालू हो जाता है। बट इट इज़ फॉर श्योर कि कोई स्टॉक हमको ख़रीदना है या कोई इंडेक्स हमको ख़रीदना है, इसका जो डिसीजन है ये डिसीजन प्राइसेस के बेसिस पे नहीं, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो के बेसिस पे लिया जाता है। इसी प्रकार दूसरा एक सिमिलर पैरामीटर है जिसको बोलते हैं पी बाई बी रेशो। पी बाई बी रेशो की डेफिनेशन है प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी को किसी वजह से लिक्विडेट किया जाए या वाइंड अप किया जाए, तो वो जो बिज़नेस को उसके जो आउटस्टैंडिंग डेट्स है ये सेल करने के बाद में जितना पैसा आता है, जितना पैसा आ सकता है, उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। बुक वैल्यू इज़ अगेन अ फिजिकल थिंग और प्राइसेस आर जस्ट द रिफ्लेक्शन। तो पी बाई ई का मतलब है फॉर यूनिट अर्निंग ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ बिजनेस, हाउ मच इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू पे, दैट इज़ पी बाय ई। और पी बाय बी का मतलब होता है कि फॉर अ यूनिट बुक वैल्यू हाउ मच इन्वेस्टर इज़ विलिंग टू पे, दैट इज़ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो। कायदे से ये दोनों चीज़ें जो है ये जितनी कम रहेगी उतना स्टॉक अट्रैक्टिव होता है, उतना मार्केट अट्रैक्टिव होता है। तीसरी चीज़ है डिविडेंड यील्ड। इसको मैं थोड़ा ब्रीफली बताऊंगा। डिविडेंड यील्ड का मतलब है कि एक एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय स्टॉक प्राइस पर शेयर। तो एक शेयर कितना डिविडेंड देता है ये हमारे को डिविडेंड यील्ड से समझ में आता है। अभी ये तीनों चीज़ें इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए जैसे वैलिड है वैसे इंडेक्स के लिए भी वैलिड है, क्योंकि एक इंडेक्स जो है, जैसे निफ्टी की बात करें तो 50 स्टॉक्स का मिला के निफ्टी इंडेक्स बना है, या 30 स्टॉक्स का मिलके सेंसेक्स बना हुआ है। तो इसका जो वेटेड एवरेज वैल्यू है उससे ही सेंसेक्स का भी पी बाई निकाला जा सकता है या निफ्टी का भी पी बाई निकाला जा सकता है, और बाकी पैरामीटर जैसे पी बाई भी हो गया या डिविडेंड यील्ड भी सारे स्टॉक से कंबाइन करके निकाला जा सकता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई। और बफेट रेशो है, ये एक चौथा इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर को मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशो भी बोलते हैं। ये सीधा सीधा मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय जीडीपी इंटू 100 कर दिया जाए तो बफेट रेशो परसेंटेज में निकल जाता है। बफेट रेशो जितना ज़्यादा है उतना मार्केट कैपिटल ज़्यादा है और प्राइसेस ज़्यादा है। जीडीपी और मार्केट कैपिटल के बीच में एक रेशो रहना चाहिए। ये रेशो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, पर हर कंट्री के लिए ये रेशो स्टैंडर्ड है और ये भी काफ़ी इंडिकेटिव पैरामीटर है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो 4 पैरामीटर्स है, ये 4 पैरामीटर्स का आज की डेट का यानी जून 21 का वैल्यूएशन कैसे है। फ्रेंड्स ये जो है ये मैं मिड ईयर वैल्यूएशन रिव्यू करके इसको मैं आपके सामने में लेके आया हूँ। ऐसा ही एक रिव्यू मैं ईयर एंड रिव्यू करके दिसंबर 21 में भी आपके लिए लेके आऊँगा। तो अब असेस करेंगे कि मार्केट का वैल्यूएशन कैसे है। आइए सबसे पहले देखते हैं पी बाई ई का ट्रेंड और पी बाई बी का ट्रेंड। दोस्तों जैसे कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली पी बाई ई और पी बाई बी का ट्रेंड दिया हुआ है। पी बाई ई ग्रीन लाइन से दिखाया है और पी बाई बी मैंने येलो लाइन से दिखाया हुआ है। फ्रेंड्स पी बाई ई का जो नॉर्मल फेयर वैल्यूएशन इंडियन मार्केट में लॉन्ग टर्म में रहा है, ये वैल्यूएशन अराउंड 17 to 19 के बीच में रहा है। यदि ये वैल्यूएशन काफ़ी हायर साइड में जाता है तो मार्केट को कॉस्टली बोला जाएगा। जैसे कि ये टेबल में आप देख सकते हैं, पी बाई ई का 2001 से 2020 का एवरेज 19.6 है और अगर लास्ट डिकेड का एवरेज लेते हैं तो ये थोड़ा सा हायर साइड में शिफ्ट होकर 20.8 हो गया। प्रेजेंट वैल्यू इसका 32.3 है।
वैसे ही पी बाय बी का जो एवरेज रहा है 20 साल का, लास्ट 2 डेकेड्स का एवरेज 3.3 रहा है और लास्ट डेकेड का एवरेज 3.05 रहा है, 3.04 रहा है। प्रेजेंट वैल्यू पी बाय बी का 3.24 है। वैसे डिविडेंड यील्ड का भी एक रेफरेंस देख लेते हैं। डिविडेंड यील्ड भी 1.47 एवरेज 2 डेकेड का एवरेज 1.47 रहा है, आज की वैल्यू 0.82 है। और बफेट इंडिकेटर, इसके बारे में डिटेल्स में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पर बफेट इंडिकेटर ऑन एन एवरेज इंडियन मार्केट के लिए 75 का वैल्यू फेयर वैल्यूएशन पे माना जाता है। और अभी जो 2020 का क्लोजिंग वैल्यू है या इवन अभी का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्लोज टू 110 है। दोस्तों अभी ये ग्राफ में चलते हैं और समझ लेते हैं कि क्या सिनेरियो है वैल्यूएशन का। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, फेयर वैल्यू इंडियन मार्केट का क्लोज टू 19 रहा है लास्ट डेकेड में, और अभी ये थोड़ा सा शिफ्ट होके 20 का रेफरेंस आप ले सकते हैं कि एवरेज वैल्यू 20 के आसपास रहा है। अभी की कंडीशन में यदि आप देखते हैं तो स्टेडीली लास्ट 6 to 7 ईयर्स से मार्केट के जो वैल्यूएशंस है पी बाई ये ग्रेजुअली कॉस्टली होते गया है। इन्वेस्टर्स हैव लिव्ड विद दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशन, और अभी ये वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई पे 32 पे पहुंच गया। यदि मैं पी बाई बी की बात करूं तो पी बाई बी में भी राइज है। लास्ट 1 ईयर में पी बाई बी में भी आप देख सकते हैं कि जो 2.93 के आसपास चल रहा था अभी 3.2 के आसपास है। पर फिर भी पी बाय बी का जो राइज़ है ये राइज़ काफ़ी प्रीमियम पे चल रहा है। मैं यदि अगर परसेंट में बात करूँ तो ये अराउंड 40 to 50% प्रीमियम पे चल रहा है। ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ आंकड़ों में यदि बात करूँ, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, पर मैं फैक्ट बता रहा हूँ कि 2008 का जो क्रैश हो गया था जब मार्केट बबल फेज़ में चले गया था, वो क्रैश अराउंड 28 के पी पे हुआ था, 27-28 के पी पे। 2001 का भी आप 2000 का जो आईटी क्रैश है वो देख सकते हैं। 2000 का जो पी था वो 23.9 था। शायद क्रैश के पहले वो बढ़ के 25 से 30 के बीच में रहा होगा, बट ऑन एन एवरेज 25 से 30 का जो पी है वो हिस्टोरिकली एक क्रैश या बबल फेज़ वाला पी माना जाता था। हालांकि अभी इतने सालों से हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो ये जो पी है अभी ये 32 पे पहुँचा हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ पी बाई ई रेशो मार्केट इज़ हाईली ओवर वैल्यूड। इन टर्म्स ऑफ पी बाई बी रेशो मार्केट जो है ये स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, 10% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अभी बहुत सारे जो फंड्स है या बहुत सारे फंड मैनेजर्स है या जो असेट मैनेजर्स है, ये दोनों पैरामीटर्स को रेगुलर बेसिस पे अपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स में इनकॉर्पोरेट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यही समझ में आया है कि दोनों मैट्रिक्स को रेफ़र करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फंड्स मार्केट में है जिनको डायनामिक असेट एलोकेशन फंड बोलते हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को रेफ़र करते हैं। कुछ फंड्स पी बाई ई के नाम पे, आज मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ, पर कुछ फंड्स है जो सिर्फ पी बाई ई पे मार्केट में काम करते हैं। तो दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यदि लिया जाए, 50-50% वेटेज पे भी लिया जाए, तो मार्केट इज़ ओवर वैल्यूड बाय अराउंड 25%। डिविडेंड यील्ड की यदि बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड का ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। इसमें आज मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर डिविडेंड यील्ड मार्केट के तब नीचे जाते हैं जब प्राइसेस ऊपर जाती है। तो जैसे 2005 to 8 का भी बुल रन आप देख सकते हैं कि जब तेज़ी चल रही थी और प्राइसेस काफ़ी ऊपर गए थे तब डिविडेंड यील्ड्स नीचे गए थे। सिमिलरली ये एक आपको दिखेगा एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन जैसे दिखेगा पी बाई ई का। अभी भी जैसे प्राइसेस बहुत ऊपर गई है तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स के नीचे आए हैं। इन शॉर्ट, डिविडेंड यील्ड्स ऑफ स्टॉक गो ऑन लोअर साइड एज द प्राइसेस गो अप। अभी आते हैं एक फोर्थ इंडिकेटर की तरफ और समझ लेते हैं कि बफेट रेशो क्या बोलता है। दोस्तों ये एक इंडिकेटर है जिसको वॉरेन बफेट यूएस मार्केट के लिए यूज करते हैं। यूएस मार्केट का रेफरेंस इंडियन मार्केट से अलग है, पर लॉजिक वही है। मार्केट कैप टू जीडीपी रेशो, एक जो मैंने ग्रीन लाइन से बताया, हिस्टोरिकली इंडियन मार्केट के लिए अराउंड 75 के आसपास रहा है। मैंने जिस ईयर में जीडीपी रेशो
एवरेज से ऊपर रहा है उसको मैंने येलो किया हुआ है, और एवरेज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहा है उसको रेड किया है। 2007 में जब बफेट रेशो 100 के ऊपर पहुंच गया था, उसके बाद का क्रैश हमने 2008 में देखा है। अभी बफेट रेशो 114 के आसपास चल रहा है। तो मार्केट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यदि मैं बात करूं तो मार्केट इज़ एट अ हाईली ओवर वैल्यूड पोजिशन। इसका ये मतलब नहीं है कि हमको मार्केट से एग्ज़िट करना है, मैं आपको सिर्फ वैल्यूएशन के मैट्रिक्स की फिगर्स बता रहा हूँ। सो कमिंग टू द स्ट्रैटेजी आज मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर इस मार्केट के वैल्यूएशन पे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यदि आप आपके एडवाइज़र के साथ काम कर रहे हो तो आप सेफ़ हो। अदरवाइज़ आप अगर अकेले मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो आप अपना एलोकेशन चेक कर लीजिए, या आप विज़िट करिए आपके सिटी के जो बेस्ट एडवाइज़र है उसके पास विज़िट करिए, जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, ये मार्केट में एंटर करने के लिए। क्योंकि ये एक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स यदि अगर मैं बात करूँ तो एक हाईली ओवर वैल्यूड मार्केट है। इतना एक्सपेंसिव वैल्यूएशन मार्केट का हिस्ट्री में बहुत कम बार रहा है, और जब रहा है तो उसके बाद में मार्केट में ब्लैक स्वान इवेंट्स हमको देखने को मिले हैं। तो ये सिनेरियो में आप जोखिम मत लीजिए, आप एक अच्छे एडवाइज़र के साथ में पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करिए और इन्वेस्ट करिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, खेल जो है ये खेल प्राइसेस का नहीं है, खेल वैल्यूएशन का है। खेल फंड सिलेक्शन का नहीं है, खेल मिक्स का है, प्रॉपर मिक्स का है। खेल प्रॉपर मिक्स का भी नहीं है, ये खेल है प्रॉपर मिक्स एट प्रॉपर टाइम। एक अच्छा कॉम्पिटेंट एडवाइज़र आपको ये सिनेरियो में भी प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बिल्ड करके दे सकता है, एक प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रेटेजी दे सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मैंने आपको काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए हैं। फर्दर मैं इंडियन मार्केट का एक टेक्निकल एनालिसिस का भी वीडियो शॉर्टली आप बताऊंगा, और उसमें फोरकास्टिंग भी बताऊंगा, और फर्दर स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, सिर्फ यही बताऊंगा कि मार्केट में आप लमसम इन्वेस्टमेंट काफ़ी केयर के साथ करिए। SIPs के लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। SIP इज़ अ ऑल टाइम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, SIPs आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। पर जो प्रॉपर आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन है, वो एलोकेशन आप एक आधे एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिज़ाइन कर लीजिए। अपने पैसे के साथ आप जोखिम मत लीजिए। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी कुछ क्वेरीज़ है, यदि वैल्यूएशन के बारे में आपके कुछ कंसर्न्स है, तो आप मेरे को फ्रीली कमेंट्स में लिखिए। मैं हर कमेंट का आपको विदिन 48 आवर्स आपको जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।